हेलो फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर जो पुस्तक महेश कुमार बर्नवाल के द्वारा जो लाई गई है, जो 6 to 8 तक है, जिसमें वन लाइनर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी मानी जाती है। मैं क्लास बाई क्लास आप लोगों को करवा रहा हूँ। आप पिछले क्लास में भी जाकर के देख सकते हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह जो वन लाइनर है, मैंने पिछले कक्षा में आप लोगों को पढ़ाया है। आज मैं पढ़ने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोग को मैं बतला देता हूं कि TRE 4 जो बीपीएससी शिक्षक बहाली आने वाली है, और BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो बहाली आने वाली है, उसके लिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसमें जो 6 से 12 तक जो दी गई है, इसमें क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एनसीईआरटी पर आधारित है, उसी को देखते हुए जो कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, वो वन लाइनर पढ़ कर करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज हम अपने क्लास में शुरू करते हैं। जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग, ये हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और यहाँ पे बोल रहा है होम रूल लीग, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। वर्ष 1916 में कौन सी बात कही गई है? वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता है ना। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहाँ पे आपस में संबंधित जो समझौता माना जाता है, वो आपस में मिल गए थे। आप लोगों को मैं फिर से बतला देता हूँ कि 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? तो कांग्रेस के मुस्लिम लीग है ना, ये दोनों आपस में जाकर के मिल गए थे। आगे देखिएगा, जहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा उसको मैं क्लियर करवाते जाऊँगा क्लास में। आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अभिनका चरण मजूमदार किया था। कौन किया था? अभिनका चरण मजूमदार। कहने का मतलब है कि 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का पहला अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो वो है अभिनका चरण मजूमदार। देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, सूरत अधिवेशन में पृथक हुए। यहाँ पे बात आ रही है सूरत अधिवेशन। कौन सी बात आ रही है? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ। और जा कर के यहाँ पे सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उदारवादी है ना, दोनों। उदारवादी के मतलब हो जाता है गरम नेता, और उदारवादी का मतलब हो जाता है नरम नेता। ये सूरत अधिवेशन में दोनों बढ़ जाते हैं और जाकर के 1916 में आपस में जाकर के मिल जाते हैं। वो है लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है? लखनऊ अधिवेशन। तो वही बात बोला जा रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि सूरत अधिवेशन में यहाँ पे उगारवादी और उदारवादी पुनः एकीकृत किस अधिवेशन में हो जाती है? तो लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। और बटा था कब इन लोग दोनों जाकर के उगारवादी उदारवादी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। अब मिला कब? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आगे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि अतिवादियों और उदारवादी मतलब गर्मपंथी और नरमपंथी को पुनः एकीकृत करने का प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तो वो हैं एनी बेसेंट। यानी कहने का मतलब है कि कांग्रेस के जो उदारवादी और उगारवादी को पुनः एकीकृत करने के लिए प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है? तो वो है एनी बेसेंट को माना जाता है। आगे देखिएगा, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा करवाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करवाया गया था, है ना। कहने का मतलब है कि 1916 के जो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग, किसकी बात आ रही है यहाँ पे? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा करवाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। यानी दोनों को आपस में मिलाया गया था, उसको मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह, यहाँ हम लोग देखिएगा आगे, कांग्रेस को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया है यह निर्णय, यह कथन किसके मुख्य दूरगामी है? तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की मांग करने का स्वीकार मिल जाएगा। यानी जब यहाँ पे कह रहा है कि दूरगामी परिणाम हो सकता है, तो दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है? तो कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की मांग करने को स्वीकार किया गया था। इसमें पृथक निर्वाचन कहने का मतलब है कि मुसलमानों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व बनाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो पृथक निर्वाचन था उसकी मांग को स्वीकार कर लिया गया था। आगे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसे कहा था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन करके आती है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता
यहाँ पे देखिए हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था, तो वो है सरोजनी नायडू। कौन था, तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा था, तो हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। आगे देखिए मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, यहाँ पे देखिए मदन मोहन मालवीय का बात आ रही है, तो उन्होंने क्या कहा जो सुनिएगा, तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौता का विरोध किया था। यानी कहने का मतलब यह समझौता नहीं हो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का समझौता नहीं होना चाहिए। यह किसके द्वारा कही गई थी, तो वो है मदन मोहन मालवीय। कौन है, मदन मोहन मालवीय। आगे देखिएगा भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश द्वारा ली गई थी, कहने का मतलब है होम रूल लीग। होम रूल लीग पहले जान लेते कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में होम रूल लीग। तो इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई थी, तो वो है आयरलैंड। कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। यानी कहने होम रूल लीग मतलब स्वयं शासन, है ना। आगे देखिएगा, आगे आप लोग को हम स्वयं शासन के बारे में, होम रूल लीग के बारे में बतलाएंगे चर्चा से। आगे देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन में भारत में लोकप्रिय हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ, तो होम रूल लीग। प्रथम विश्व युद्ध आप लोग जानते हैं कब हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 में हुआ था। कितना तक हुआ था, 1914 से 1918, यानी प्रथम विश्व युद्ध कितना साल चला, 4 वर्ष तक प्रथम विश्व युद्ध चला। तो उस समय भारत में होम रूल लीग जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, होम रूल लीग 1916 में, है ना। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि अप्रैल 1916 में तिलक ने पुणे में, यहाँ पे देखो अप्रैल 1916 में, कितना 1916, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक पुणे महाराष्ट्र, कहाँ पड़ता है, पुणे महाराष्ट्र, होम रूल लीग का आरंभ किया। कहने का मतलब है कि होम रूल लीग का आरंभ करने वाला जो बाल गंगाधर तिलक, होम रूल लीग पहले जान लीजिए कि होम रूल लीग की संस्थापक कौन है, तो होम रूल लीग का स्थापना एनी बेसेंट और तिलक है। कौन है, एनी बेसेंट और तिलक, ये दोनों मिल करके होम रूल लीग की स्थापना किया। और देखिए यहाँ पे दोनों जो चर्चित जो किया था, यानी कहने का मतलब है कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक जो है पुणे महाराष्ट्र में 1916 में, जो अप्रैल में हुआ था, और सितंबर 1916 में अडियार महाराष्ट्र, यानी होम रूल लीग का प्रारंभ किया। यानी कहने का मतलब है जो एनी बेसेंट जो है वो 1916 ईस्वी को अडियार में, अडियार कहाँ पड़ता है, तो इसको याद रखिएगा मद्रास में। यहाँ से क्वेश्चन बन करके आता है कि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ किया था, तो वो पुणे महाराष्ट्र में किया था, जो 1916 अप्रैल में किया था। और सितंबर 1916 ईस्वी में जो एनी बेसेंट के द्वारा जो किया गया था, किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, वो है अडियार, कहाँ, मद्रास में किया गया था। आगे देखिएगा कह रहा है एनी बेसेंट किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वयं शासन की मांग किया था। स्वयं शासन, यहाँ पे बात आ गई है, स्वयं शासन के मतलब खुद का शासन हम लोग चलाएंगे, अंग्रेजों से मांग किया था, वो है एनी बेसेंट। वो एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला था, साप्ताहिक पत्रिका। इसमें क्वेश्चन जो है कॉमन बिल, कौन है, कॉमन बिल। यानी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे घुमा करके पूछेगा कि कॉमन बिल क्या था, तो वो एक साप्ताहिक पत्रिका था। यानी पुस्तक आप नहीं मार सकते हैं, है ना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को कॉमन बिल जो एक साप्ताहिक पत्रिका था, उसमें एनी बेसेंट ने स्वयं शासन की मांग किया था। क्या किया था, स्वयं शासन की मांग किया था, क्या निकाली थी, जो एनी बेसेंट ने निकाली थी। आगे देखिए यहाँ पे देखिए होम रूल लीग के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे विस्तारित से पढ़ लेते हैं। होम रूल लीग, होम रूल जो है आयरलैंड शब्द से, है ना, आयरलैंड शब्द से लिया गया है, जो आगे हम लोग देखेंगे। दूसरी बात है कि होम रूल लीग का अर्थ है स्वयं शासन। क्या है, स्वयं शासन। आगे यहाँ पे देखिएगा होम रूल लीग आयरलैंड का शब्द है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि होम रूल लीग किस शब्द का है, तो आयरलैंड शब्द का है। आगे देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि होम रूल का अर्थ क्या होता है, तो स्वयं शासन, है ना। होम रूल लीग का अर्थ होता है स्वयं शासन। आगे देखिएगा यहाँ पे सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमॉन्ड के द्वारा किया गया था। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमॉन्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, रेडमॉन्ड के द्वारा। और यहाँ पे देख लीजिएगा 1916 ईस्वी को
1916 ईस्वी को प्रारंभ आंदोलन में भारत का विचारक कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। यानी कहने का मतलब इसमें से सारा जो क्वेश्चन यहाँ पे बन करके आएगा आपको मैं बता देता हूँ। आपसे पहला तो यही पूछा जाएगा कि होम रूलिंग किस शब्द से लिया गया है, तो वो आयरलैंड शब्द से लिया गया है। होम रूलिंग का अर्थ क्या होता है? तो स्वयं शासन होता है। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूलिंग की स्थापना रेडमोंड के द्वारा किया गया था 1916 में। 1916 को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत का व्यवसाय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। यानी 1916 की जो बात आएगी तो उस समय गवर्नर, उस समय व्यवसाय कौन होगी? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड होगा। आगे देखिए, इसी को बांटा गया है तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा। जैसे कि हम लोग जल्दी जल्दी जान लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि होम रूलिंग, यहाँ पे देखिए बतला देते हैं आप लोगों को। कह रहा है कि यहाँ पे तिलक और यहाँ पे एनी बेसेंट होम रूलिंग। देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो है अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में। यहाँ पे देखिए क्या कही गई है कि बाल गंगाधर जो तिलक होंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ मुख्य रूप से। कह रहा है कि तिलक के होम रूलिंग 1916 ईस्वी को हुआ था और एनी बेसेंट को सितंबर 1916 में हुआ था। देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, इसको डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे तिलक के द्वारा जो क्षेत्र इसका था महाराष्ट्र और कर्नाटक में था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास और तमिलनाडु क्षेत्र में इसका विस्तारित था। किसका? होम रूलिंग का। यहाँ पे देखिए इनका मुख्यालय, बाल गंगाधर तिलक का मुख्यालय बनाया गया था बेलगाम कर्नाटक में। यहाँ पे देखिएगा, इसको छोड़ा बढ़िया से याद रखिएगा कि बेलगाम कहाँ पड़ती है, तो बतलाइएगा कर्नाटक में। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आती है। समिति, और इसका यहाँ पे देखिएगा समिति का स्वरूप क्या था? तो इसका अध्यक्ष था CS केलकर और जोसेफ वैशिष्ठ था। और यहाँ पे देखिएगा इसका मुख्यालय अडियार में था। एनी बेसेंट का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो अडियार। अडियार कहाँ पड़ता है? तो मद्रास में पड़ता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या हुआ था? अखिल भारतीय का स्वरूप, यहाँ पे सचिव इसका जॉर्ज अरुण डेला बना था। एनी बेसेंट में कौन बना था? तो जॉर्ज अरुण डेला बना था। आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ पे जॉर्ज अरुण डेला। यहाँ पे देखिएगा बाल गंगाधर तिलक को यहाँ पे जो बात आ गई स्वदेश, यानी कहने का मतलब है इसका नारा एक दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई थी। इसका उद्देश्य, अब एनी बेसेंट ने क्या था? तो एनी बेसेंट का मुख्य बात है कि उद्देश्य इसका क्या था? एनी बेसेंट ने तो स्वयं शासन की स्थापना करना। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रचार का माध्यम। प्रचार का माध्यम क्या किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रचार का माध्यम था केसरी और मराठा। क्या था? केसरी और मराठा एक पत्रकारिता था निकाला जाता था, जो मराठा और केसरी। पूछा जाता है कि मराठा और केसरी किसके द्वारा है निकाला गया था? तो वो है दो बाल गंगाधर तिलक। और इसका प्रचार का माध्यम था कॉमन बिल और न्यू इंडिया, है ना। कॉमन बिल क्या था? तो साप्ताहिक पत्रिका हम बतलाए थे। और न्यू इंडिया जो एनी बेसेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि न्यू इंडिया किसके द्वारा निकाला गया था? तो एनी बेसेंट। और कॉमन बिल किसके द्वारा? एनी बेसेंट। मराठा और केसरी किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए आज हम लोग, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपको इसी तरह मैं वीडियो देते रहूं। BO जो बहाली आई है, BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, किसकी बात आ रही है? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो बहाली आ रही है। और BPSC जो BPSC TRE4 जो BPSC TRE4 जो प्रतियोगिता परीक्षा, जो परीक्षा होने वाला शिक्षक के लिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एनी बेसेंट, है ना। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एनी बेसेंट ने दिया था। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूलिंग आंदोलन के शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? तो 1918 में। यानी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो दोनों होम रूलिंग को एकीकृत कर दिया गया था। कहने का मतलब है कि दोनों को आपस में मिला लिया था, है ना। एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूलिंग आंदोलन को दोनों को आपस में मिला लिया था। वो कब मिलाया था? तो 1918 ईस्वी में मिला लिया था, है ना। आगे देखिएगा कह रहा है कि वर्ष 1915 में अमेरिका में कहाँ बात हो रही है? तो वर्ष 1915 में अमेरिका की बात हो रही है। होम रूलिंग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। कहने का मतलब है कि 1915 में, कहाँ? 1915 ईस्वी में अमेरिका में, कहाँ? अमेरिका में होम रूलिंग, अमेरिका में बात आ रही है। 1915 में होम रूलिंग का गठन किसके द्वारा किया गया था अमेरिका में? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। आगे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी बेसेंट की होम रूलिंग, यहाँ पे देखिए एनी बेसेंट के होम रूलिंग के साथ जॉर्ज अरुंडेला, क्या नाम है? जॉर्ज अरुंडेला और CP रामस्वामी अय्यर, PV
बड़रिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। यानी होम रूल लीग जो एनी बेसेंट के द्वारा जो साथी थे, जो सहयोग किए थे, वो कौन कौन सहयोग किए थे तो आप देख सकते हैं। जॉर्ज अरुणडेला, जॉर्ज अरुणडेला, सी रामस्वामी अय्यर, पीडी पंडविया, यहाँ पे देखिए मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय आदि यहाँ पे शामिल थे। ये था हम लोग आज के टॉपिक में। और यहाँ पे लास्ट जो बचा हुआ 2 जनवरी 1916 को लंदन में होम रूल लीग, यहाँ पे जो बात कर रही है कि 2 जनवरी 1916 को लंदन में होम रूल लीग की स्थापना की गई। लंदन में कब की गई थी? 2 जनवरी, कितना तारीख को? 2 जनवरी, है ना, 2 जनवरी 1916 को। यहाँ पे जो बात हो रही है, कहाँ बात हो रही है? लंदन में। कहाँ? लंदन में। यहाँ 2 जनवरी 1916 को लंदन में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसका महासचिव ग्राहम पोल थे। कौन था? ग्राहम पोल, यानी डी ग्राहम पोल। लंदन में जो 1916 में, जो 2 जनवरी 1916 को लंदन में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, उसका महासचिव कौन? ग्राहम पोल थे। आज हम लोग अभी एक टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। उस टॉपिक को कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और हम लोग टॉपिक को पूरा कवर कर लिए हैं। वन लाइनर जो एनसीईआरटी जो सार संग्रह ये जो पुस्तक है महेश कुमार बर्नवाल के द्वारा, जो 6 to 12 तक इसमें दी गई है, जिसमें चलिए दूसरा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक परिचय जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि यह पुस्तक रिवाइज के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो 6 से लेकर के 12 तक यह सार संग्रह जो दिया गया पुस्तक है, जो वन लाइनर है महेश कुमार बर्नवाल के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ नाम, महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम होगा करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई। आगे देखिएगा यहाँ पे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, है ना। इसी में शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी की मृत्यु, है ना, कलकत्ता के बिरला हॉल में, है ना, कलकत्ता के बिरला हॉल में नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि बिरला भवन कहाँ है? तो कोलकाता में अवस्थित है। आगे देखिएगा इनका जन्म स्थान महात्मा गांधी का पोरबंदर गुजरात में। कहाँ है? तो पोरबंदर गुजरात में। इनका विवाह कब हुई थी? तो 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुई थी। कब हुई थी? तो 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम कौन सी का थी? तो कस्तूरबा गांधी। आगे देखिएगा यहाँ इनका पुत्र था, इनका पुत्र हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। इनका पुत्र का नाम था हरिदास, मणिलाल, देवदास और रामदास। आगे देखिएगा इनका राजनीतिक गुरु आप लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ, इसलिए यह पुस्तक को लाए हैं ताकि आप लोगों के प्रतियोगिता परीक्षा जो आने वाली है, जो बीओ की बहाली जो होने वाली है और बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली जो होने वाली है, उसके लिए चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये मानी जाती है यह पुस्तक। जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसका प्रमुख है शिष्य इंग्लैंड में जन्मी हो गया था मीराबेन, है ना। इसका प्रमुख शिष्य कौन था? तो इंग्लैंड में जिनकी जन्म हुआ था उसका नाम था मीराबेन, है ना। जो महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था, वास्तविक नाम मैडलिन अस्टेड था। क्या था? तो मैडलिन अस्टेड। आगे देखिएगा महात्मा गांधी यहाँ पे कानून की पढ़ाई के बारे में बात हो रही है। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किया था। महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड का प्रस्थान किया था 1888 में। कब यहाँ पे गए थे? तो 1888 ईस्वी को मुंबई में, है ना, इसका पहला प्रस्थान हुआ था। आगे देखिएगा कह रहा है कि कानून के बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुआ था, यानी कानून के बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुआ था 1891 ईस्वी में, है ना। कब? 1891 ईस्वी में। अब्दुल्ला, आगे यहाँ पे देखिएगा अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। कब गए थे? तो 1893 में। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका में जुलू और व बोअर पदक हो गया था 1899 में प्राप्त हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में किया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी 1894 में। कब की गई थी? 1894 में। मैं फिर से बतला देता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो वो गांधी जी ने किया था। किसने किया था?
था? तो गांधी जी ने किया था। कौन किया था? गांधी जी, है ना। कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। क्या किया था? तो नेटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में ईस्वी में किया गया था। आगे देखिएगा, कैसर हिंद की उपाधि, यहाँ पे बात आ रही कैसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 में इन्हें कैसर हिंद की उपाधि, है ना। आगे देखिएगा, कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम बार शामिल हुआ था 1901 ईस्वी में। महात्मा गांधी जो कांग्रेस का पहली बार जो शामिल हुआ था, वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है और हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, है ना। तो याद रखिएगा 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी, कहने का मतलब है कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुआ था महात्मा गांधी 1901 ईस्वी में। कहाँ? तो कलकत्ता अधिवेशन में। आगे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि डरबन, दक्षिण अफ्रीका। डरबन कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में, है ना। डरबन कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया था? तो 1904 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में। अभी हम लोग आपको बताए थे कि 1894 में कब 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई। कहाँ? देखिए आप लोग को दिखा देते हैं, कहाँ पे था? यहाँ पे था, है ना, कि दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में। और यहाँ पे बात आ रही है कि डरबन में। डरबन कहाँ पड़ता है? तो वो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो 1904 ईस्वी में। आगे देखिए, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कहने का मतलब है कि 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1906 ईस्वी में, है ना। काची किया गया था? तो प्रथम सत्याग्रह किया गया था, है ना। और महात्मा गांधी 1906 ईस्वी में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। यहाँ पे आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि भारत में पहली बार अगर पूछेगा कि सत्याग्रह कब किया गया था, तो बिहार के चंपारण में 1917 में, बिहार के चंपारण 1917 में पहली बार सत्याग्रह भारत में की गई थी। लेकिन यहाँ पे महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कब किया था? 1906 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। आगे देखिए, यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा, जीवन की पहली बार जेल, है ना। जीवन में पहली बार जेल गए, प्रथम जेल हो गया था अनुभव 1908 ईस्वी में। पहली बार महात्मा गांधी जीवन में पहली बार कब गए थे जेल? 1908 ईस्वी में। आगे देखिएगा, टॉल्स स्टाइल फॉर्म की स्थापना कब किया था? 1910 ईस्वी में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया था। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। आगे देखिएगा कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 साल रहा। कब? कितना वर्ष रहा था? 21 वर्ष तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय भूमिका निभाई है ना। महात्मा गांधी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ के देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता भूमिका निभाई थी 21 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 21 वर्ष तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय भूमि से, है ना, निभाया था। आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी भारत का आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 को। यानी कहने का मतलब दक्षिण अफ्रीका भारत कब गए थे? दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए थे? तो 1893 में। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे महात्मा गांधी? 1893 में। और उन्होंने लौटा कब? तो उन्होंने लौटा 9 जनवरी। कब लौटा? 9 जनवरी 1915 को भारत में लौटा महात्मा गांधी। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ? 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया था महात्मा गांधी? 1924 में, बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में। आगे देखिएगा, महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक, जो 1925 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1925 ईस्वी में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक महात्मा गांधी, है ना, ये जो कब आया गया था? तो 1925 में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक आत्मकथा जो है, ये पुस्तक आत्मकथा जो है 1925 में लाया गया था। सिद्धांत सत्य, और महात्मा गांधी का सिद्धांत जो था सत्य और अहिंसा था। क्या था? सत्य और अहिंसा। आगे देखिएगा, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1925 ईस्वी में की गई थी। आगे देखिएगा, प्रमुख पुस्तक है महात्मा गांधी का, जो प्रमुख पुस्तक है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक आत्मकथा, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो आत्मकथा है महात्मा गांधी के द्वारा, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स महात्मा गांधी के द्वारा होगा, तो अनेक्स्ट योग महात्मा गांधी के द्वारा, हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा, गीता माता, है ना, गीता माता होगा था, सत्य होगा था, महाभारत महात्मा गांधी द्वारा, वास्तविक दर्शन एवं पश्चिमी सभ्यता की विधि सुनो विद्यार्थी, ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रमुख समाचार पत्र द ग्रीन पैम्पलेट,
है ना, द ग्रीन पैम्पलेट, है ना, ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा लाया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। जो समाचार पत्र है ये पुस्तक नहीं है, प्रमुख समाचार पत्र, द ग्रीन पैम्पलेट क्या है? तो ग्रीन पैम्पलेट कब? 14 अगस्त 1896 को, है ना। आगे देखिएगा कहाँ? तो राजकोट में। इंडियन ओपिनियन जो महात्मा गांधी के द्वारा 1903 ईस्वी में, जो दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ इन्होंने पत्रिका समाचार पत्र चलाया था? इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। यंग इंडिया 1919 ईस्वी में, हरिजन 1932 ईस्वी में। ये डेट को याद रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि हरिजन महात्मा गांधी के द्वारा जो समाचार पत्र चलाया गया था 1932 में, है ना। कब चलाया गया? तो 1932 ईस्वी में। यंग इंडिया कब चलाया गया था? तो 1919 ईस्वी में, है ना। और यहाँ पे इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं महात्मा गांधी का प्रमुख उपाधियां। यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं उपाधियां, यानी महात्मा गांधी को कौन कौन से जो नेता थे जो महात्मा गांधी को उपाधियां दी थी। देखिए यहाँ पे केसरी हिंद को उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था, है ना। केसरी हिंद को उपाधि प्रथम विश्व युद्ध, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914, है ना। केसरी हिंद को उपाधि महात्मा गांधी को 1914 ईस्वी में केसरी हिंद को उपाधि। यहाँ पे देख सकते हैं कि उपाधि, यहाँ पे देखिएगा उपाधि है, यहाँ पे संबोधनकर्ता और समय देख लीजिए, एक एक करके मैं बता देता हूँ। केसरी हिंद जो प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था महात्मा गांधी को, केसरी हिंद भर्ती करने वाला सर्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्हें दिया गया था, भर्ती करने वाला सर्जेंट। आगे देखिएगा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भांगी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, भांगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान दिया गया था। जो दक्षिण अफ्रीका के जो प्रवास के दौरान जो है उन्हें महात्मा गांधी को भांगी शिरोमणि कहा था। कूली बैरिस्टर, है ना, कूली बैरिस्टर कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका के होगा था, अंग्रेज होगा था मजिस्ट्रेट के द्वारा महात्मा गांधी को। देखें यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी, है ना, गांधी जी को अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कूली बैरिस्टर कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी के द्वारा दिया गया था महात्मा गांधी को। आगे देखिएगा सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों के द्वारा दिया गया था। आधुनिक युग के अजात शत्रु किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी को। किसने कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आधुनिक युग के अजात शत्रु गांधी जी को किसने कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिएगा यहाँ पे उपाधि देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और संबोधन करता और समय होगा था मलंग बाबा। किसने? तो कवालियों के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसके द्वारा दिया गया था? तो कवालियों के द्वारा दिया गया था। बापू किसके द्वारा दिया गया था? एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू, है ना, CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा महात्मा गांधी को बापू कहा गया था। आगे थे विंस्टन चर्चिल, देशद्रोही, यानी देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। आगे देखिएगा यहाँ पे भिखारियों का राजा किसने कहा था? तो मदन मोहन मालवीय। भिखारियों का राजा महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो मदन मोहन मालवीय। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। आगे विंस्टन चर्चिल क्या कहा था महात्मा गांधी को? तो अर्धनंगा फकीर। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा क्या कहा गया था महात्मा गांधी को? वन मैन बाउंड्री फोर्स किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था महात्मा गांधी को? महात्मा। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे एक एक करके आप लोग उपाधि देख लिए। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं आगे। यहाँ पे गांधी, यहाँ पे देखिए, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में। आगे देखिएगा गांधी जी, यानी किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। यानी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने कहा था, किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। स्वाधीनता आंदोलन, यहाँ पे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवर्ड चार्ली एंड्रूज, यानी दीनबंधु को CF एंड्रूज कहा जाता है, CF एंड्रूज कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र थे, है ना, उसके दीनबंधु कहा जाता है, जिसको हो गया था एंड्रूज कहा जाता है। आगे देखिएगा घनिष्ठ दोस्त था CF एंड्रूज महात्मा गांधी के थे। आगे देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में, है ना। फिनिक्स फॉर्म कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका डरबन में, है ना। फिनिक्स फॉर्म क्वेश्चन आएगा कि फिनिक्स फॉर्म में कहाँ स्थित है? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का राजनीतिक
गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे आश्रम में गया, जिसमें साबरमती आश्रम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे का एक आश्रम बनाया गया, जिसमें साबरमती आश्रम यानी सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि गांधी जी दृष्टि से अहिंसा का क्या अर्थ है? अहिंसा का सत्य की प्रति का मार्ग, अहिंसा का। आगे देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर हो गया था, कांग्रेसी महात्मा गांधी के निकट सहयोगी के विशेष हो गया था। विशेष किसका परिचय देता है? तो जमनालाल बजाज। कौन देता है? जमनालाल बजाज। यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं जल्दी जल्दी, महात्मा गांधी और आंदोलन व सत्याग्रह। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह का बात आ रही है यहाँ पे कि 1917 में प्रथम चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती विरुद्ध सत्याग्रह का 3 कठिया पद्धति। यानी कह रहा है कि तो महात्मा गांधी के बिहार के चंपारण में पहली बार सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया गया था, जो 3/20 भाग पर अनिवार्य कर दिया था कि नील की खेती करने के लिए, जो अंग्रेजों के द्वारा बात किया गया था, जिसको महात्मा गांधी ने बाद में इसे आंदोलन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, और इसका नाम से 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद, यहाँ पे देखिएगा दूसरा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अहमदाबाद दूर आंदोलन 1918 ईस्वी में किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल, यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि भारत में पहला भूख हड़ताल कब किया गया था? तो 1918 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1918 ईस्वी में प्रथम भूख हड़ताल किया गया था, है ना। जो मजदूर आंदोलन है ना, 1918 से मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था, है ना। यानी कहने का मतलब है यहाँ से आवेगा कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद का मीर मजदूर कब हुआ था? मजदूर का आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में। जो प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। खिलाफत आंदोलन जो अली बंधु के द्वारा शुरू की गई थी। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई थी? अली बंधु के द्वारा। खिलाफत आंदोलन अली बंधु, जिसको शौकत अली और मोहम्मद अली भी कहते हैं, उसमें महात्मा गांधी जो यहाँ पे सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति मानी जाती है। आगे देखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। प्रथम जन आंदोलन होगा था अभिव्यक्ति थी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन था। कब? 1920 ईस्वी में। सविनय अगवा आंदोलन 1930 ईस्वी को हुआ था, जो दांडी मार्च के नाम से, सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। सविनय अगवा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी को हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी को हुआ था। आगे देखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, यहाँ पे बात आ रही है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। दिल्ली चलो उपनाम इसका है दिल्ली चलो। यानी कहने का मतलब है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1940 में। पहला यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 ईस्वी में। इसका दूसरा नाम क्या है? तो दिल्ली चलो। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। आगे देखिएगा, जो महात्मा गांधी इसका सहयोगी माने जाते हैं, जो महात्मा गांधी के सहयोगी विनोबा भावे के द्वारा माना जाता है, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसका दूसरा नाम है दिल्ली चलो, है ना। दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। वो भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको एक और नाम है, जिसका नाम है अगस्त क्रांति। 1942 ईस्वी में गांधी जी द्वारा करो मरो का नारा दिया गया था। यानी कहने का मतलब है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक, है ना, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के भी नाम से जानी जाती है। उसी में महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन आता है कि करो मरो का नारा महात्मा गांधी किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। किस आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी से हम लोग। अब हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, तब कहीं आपके सामने मैं वीडियो लाता हूं। अब हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आश्रम, यहाँ पे देखिएगा महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम, यानी आश्रम स्थान और स्थापना, यानी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ है? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका 1904 ईस्वी में होगा। तो टॉल्स्टॉय फॉर्म होगा जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 1910 ईस्वी में होगा था। साबरमती आश्रम साबरमती अहमदाबाद में
1915 में। आगे देखिएगा सत्याग्रह आश्रम हो गया था कोचवारा अहमदाबाद 1915 ईस्वी में। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा तो अन्न शक्ति आश्रम हो गया था कौसानी उत्तराखंड 1929 ईस्वी में। सेवाग्राम आश्रम वार्धा महाराष्ट्र में पड़ता है 1936 ईस्वी में। आगे देखिएगा भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था तो महात्मा गांधी। यानी भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हो गया था सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था तो महात्मा गांधी। आगे महात्मा गांधी यहाँ पे देखिएगा महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुआ था तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। यानी कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी पहली बार है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था, वो था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। लेकिन इसकी अध्यक्षता कहाँ किया गया था तो 1924 में। कहाँ किया गया था 1924 बेलगाव में। कहाँ किया गया था बेलगाव में, है ना। बेलगाव कहाँ पड़ता है तो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है कर्नाटक। कहाँ पड़ता है कर्नाटक में। यहाँ पे क्वेश्चन को गड़बड़ाइएगा नहीं, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे तो वो सम्मिलित हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। और अध्यक्षता कहाँ किया गया था तो 1924 में। एक ही बार अध्यक्षता किया महात्मा गांधी 1924 के बेलगाव कर्नाटक अधिवेशन में। किसने कहा था यहाँ पे देखिए कह रहा किसने कहा था कि विदेशी वस्तु की बर्बाद ही, है ना। यहाँ पे कह रहा किसने कहा था कि विदेशी वस्तु यानी विदेशी वस्त्रों जो है कह रहा है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, वो है महात्मा गांधी। यानी कह रहा है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके सर्वोत्तम व्यवहार है। किसने कहा था तो महात्मा गांधी। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका में से लौटने के पश्चात गांधी जी ने 1917 के चंपारण में किसान शोषण विरुद्ध के अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी आप लोग को बतलाए थे पिछले में, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए 1893 ईस्वी में गए, है ना। लौटे कब तो महात्मा गांधी 1915 में, है ना। 1915 में लौटे और 1917 में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह चालू कर दिया, जो पहला सत्याग्रह माना जाता है। हाँ, जो विश्व में अगर पूछेगा कि पहला सत्याग्रह कहाँ किया तो 1906 ईस्वी में कहाँ दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अब भारत में कब किया गया था तो 1917 में किया गया था चंपारण सत्याग्रह। आगे देखिएगा दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका पर प्रकाशन किया गया था तो इंडियन ओपिनियन, है ना। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी, यानी क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा शुरू की गई थी तो महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ दक्षिण अफ्रीका में। अनटू दी लास्ट नामक पुस्तक कौन है तो हो गया था जॉन रस्किन, है ना। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो जॉन रस्किन। महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसके द्वारा कही गई थी तो वो है सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था तो सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के नाम से, है ना, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द का आंदोलन के बाद जोड़ा गया था तो चंपारण सत्याग्रह के पश्चात, यानी चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। वो किसके द्वारा तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गांधी जी को मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चली गई है, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से हो गया तो प्रकाश चली गई है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिएगा महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह बिहार में हो गया था किसान राजकुमार शुक्ल, है ना। कौन तो राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। उन्होंने चंपारण में हो गया था चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु महात्मा गांधी को बिहार आमंत्रित किया था। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वो बीपीएससी TRE 4 जो देने वाले हैं और वो देख लें। और जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, जो बार बार बीपीएससी सिविल सर्विस में भी, है ना, बिहार लोकसभा आयोग के द्वारा भी पूछी गई एक प्रश्न है, जो बहुत सारा प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न पूछी गई है। क्या पूछी गई है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने दिया था तो वो है किसान बिहार का राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था तो MG रंगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था MG रंगा। कौन किया था तो MG रंगा। चलिए हम लोग नोट्स में देख लेते हैं। कह रहा है कि पुणे के यरवड़ा में स्थित आगा खां पैलेस में, कहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है आगा खां पैलेस में। कह रहा है कि पुणे के यरवड़ा में स्थित आगा खां पैलेस को मोहम्मद हो गया था को सुल्तान
मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 में हो गया था बनाया था। आगे देख लीजिए। चलिए, महात्मा गांधी का परिचय खत्म हो गया। फिर उसके बाद आज हम लोग फिर देखते हैं रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज हम लोग फिर पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पे पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश शासन के द्वारा मार्च 1919 ईस्वी में लगाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन करना। यानी भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन जो उभर रहा था उसी को देखते हुए इसी को देखते हुए महात्मा गांधी और अन्य सभी लोगों मिल करके एक रॉलेट एक्ट कानून बनाया गया था, है ना। रॉलेट एक्ट क्या था? अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया कानून था। इसमें साफ लिखा हुआ था कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्यों? तो ये रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था? तो क्रांतिकारियों को दमन करना, यानी कोई भी भारतीय लोग आवाज नहीं उठा सके अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए रॉलेट एक्ट एक कानून लाया गया था, जिसको रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून भी कहा जाता है ना, काला कानून भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, इसमें सारी बातें वो आप लोगों को मैं बतलाऊंगा कि कह रहा है कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन करने के सरकार 1917 में हो गया था न्यायाधीश सिडनी रॉलेट एक्ट, है ना। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिडनी रॉलेट, है ना। सिडनी रॉलेट। देखिए, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी, यहाँ पे बात आई है क्रांतिकारी। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी को दमन करने के लिए 1917 में, कितना तारीख को? 1917 में न्यायाधीश एक सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इस सुझाव पर चर्चा मार्च 1919 ईस्वी में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां जो बढ़ रही थी, अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए हमारे भारतीय जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी उसी को रोकने के लिए अंग्रेजों के द्वारा रॉलेट एक्ट कानून लाया गया था, है ना। रॉलेट एक्ट कानून के गतिविधियों को दमन को रोकने के लिए 1917 में एक न्यायाधीश था जिसका नाम था सिडनी रॉलेट, है ना। उसी को एक अध्यक्षता में एक क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए प्रभावी योजना बनाई गई थी, जिसको बाद में वो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी माना गया। क्या माना गया? रॉलेट एक्ट 1919। आगे देखिए यहाँ पे, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का व्यवसाय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड। कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन आएगा कि ना अपील, ना वकील, ना दलील वाला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। इसमें ना आपको वकील काम करेगा, ना अपील काम करेगा, ना दलील काम करेगा, कुछ भी रख लीजिए, कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसा कानून था जो कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था रॉलेट एक्ट में, इसलिए उसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। आगे देखिए, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाया गया था? तो वो महात्मा गांधी के द्वारा। यानी कहने का मतलब रॉलेट एक्ट हो गया था विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाया गया था? तो वो है महात्मा गांधी। आगे देखिएगा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किसने हो गया था लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद। यानी कहने का मतलब है कि स्वामी श्रद्धानंद जो हमारे भारतीय थे, उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में कहा था कि किसी भी किसानों को लगान ना देने की अपील कर दी थी, यानी सुझाव दिया था। आगे देखिएगा, द ऑर्निकल एंड रेवोल्यूशनरी हो गया था क्राइम एक्ट 1919 ईस्वी में हो गया था समान बोलचाल के नाम से जाना जाता है रॉलेट एक्ट। यानी कहने का मतलब है, रॉलेट एक्ट को और क्या नाम से जाना जाता था? द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो वो थी रॉलेट एक्ट एक पारित हो गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा बतला देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तोड़ करके मैं बतला देता हूँ क्वेश्चन कैसे बनता है। तोड़ करके छोटा लाइन में बतला देते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था?
तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देखिए बतला देते, तो स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं, है ना, स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। 1885 में देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। कब हुआ था? तो 1885 में। बंगाल विभाजन के स्वरूप पर था आरंभ हुए विदेशी हो गया था स्वदेशी आंदोलन को भारत में विभिन्न क्षेत्रों का प्रसार हुआ था 1905 ईस्वी में। यानी बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। इंडियन काउंसिल एक्ट कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। आगे देखिए बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1912 ईस्वी में। हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप हो गया था प्रथम विधानमंडल के निर्वाचित किया गया था 1909 ईस्वी में, जिसको मॉडल मिंटो सुधार इसी को बोलते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान कब किया गया था? 1929 में। यानी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। याद रखिएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधान मंडल की शक्तियों का विस्तारित और निर्वाचन में वृद्धि हुआ था 1935 के। आगे मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान कब किया गया था? 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान कब किया गया था? तो 1940 ईस्वी में। आगे भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौता की शांति के तय करनी कब किया गया था? तो 1942 ईस्वी में। हो गया था कैबिनेट का सफल हुआ था 1946 में। हो गया था कैबिनेट सफल हो गया था 1946 में। स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्वतंत्रता 1947 ईस्वी में हो गया था। भारत की आज़ादी कब मिला था? तो 15 अगस्त को मिला था। कब मिला था? तो 15 अगस्त को। और पाकिस्तान की आज़ादी कब मिला था? तो 14 अगस्त को मिला था। यानी एक दिन पहले भारत से पहले पाकिस्तान आज़ादी हो गई थी, है ना। आगे देखिएगा यहाँ पे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी मैं बतला देता हूँ। यहाँ पे रॉलेट एक्ट के दौरान, यहाँ पे ये छूट गया था, इसको भी बतला देते हैं। रॉलेट एक्ट के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता, है ना, रॉलेट एक्ट के दौरान पंजाब के दो, है ना, लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल, यहाँ पे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी के दमन के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के बैसाखी के दिन, है ना, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की सभा बुलाई गई थी। जनरल ओडायर ने निहत्थे भीड़ पर लगभग गोली चलाई और 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए मैं आपको फिर से बतला देता हूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों घटा था, आखिर कारण क्या था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसमें क्यों हुआ था? तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो नेता था जो प्रसिद्ध था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी को विरोध के लिए, है ना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैशाख पूर्णिमा के दिन हो गया था पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जिसमें जनरल ओडायर को पता चला और जनरल ओडायर ने निहत्थे लोगों पर, है ना, निहत्थे लोगों पर हो गया था गोलियां चलवाई, जिसमें से 1000 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। इसी के नाम से जलियांवाला बाग हत्याकांड ये बहुत क्रूर घटना थी। इसमें कहा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक दी थी अपनी जान बचाने के लिए, है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ हुआ? तो पंजाब के अमृतसर में। किस नेता को रॉलेट एक्ट में पकड़ा गया था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओडायर। इतने सारे क्वेश्चन आती हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विख्यात व्यक्ति, है ना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे धीरे धीरे सारे लोग अपने उपाधियाँ लौटाना शुरू कर देंगे। जैसे महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने हो गया था नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया, और एक और था जमना लाल बजाज सर की उपाधि लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का सदस्य से इस्तीफा दे दिया था, हो गया था शंकर नारायण। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु ब्रिटिश सरकार के कमेटी गठित किया गया था, जिसका नाम था हंटर कमेटी। क्वेश्चन आता है कि हंटर कमेटी का संबंध किससे है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार हो गया था माइकल ओडायर। में लंदन में गोली किसने मारा था? तो उधम से, है ना। कब मारा था? तो उधम से। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो माइकल ओडायर कौन था? तो माइकल ओडायर को गोली लंदन में कौन मारा था? तो उधम से। कौन मारा था? तो उधम से। कब? तो 1940 ईस्वी को उधम से जलियांवाला बाग को हो गया था विरोध में माइकल ओडायर को गोली मारा था। सॉरी, आगे देखिएगा
यहाँ पे कि कांग्रेस के जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। यानी कहने का मतलब है कि समिति का गठन मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। अन्य सदस्य इसमें से थे मोतीलाल नेहरू। कौन कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR चित्तरंजन दास यानी बदरुद्दीन तैयब जी, हो गया था MR जयकर आदि शामिल थे जलियांवाला बाग के जांच के लिए। आगे देखिए, ये हम बतला दिए आप लोगों के। आप लोग देख लिए, आज हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और यहाँ पे फिर हम लोग पढ़ चुके हैं महात्मा गांधी, उनके प्रारंभिक आंदोलन। फिर हम लोग पढ़ चुके हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1, 2, और यहाँ पे हम लोग तीन चैप्टर आज हम लोग पढ़ चुके हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। आप लोगों को मैं धीरे धीरे सारा वन लाइनर जो बुक NCERT सार संग्रह का है, जो 6 से 12 तक है, उसको पूरा करवाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आप लोगों को वीडियो मिलते रहें। इसके लिए आपको धन्यवाद।